नमस्कार साथियों, मेडिवल हिस्ट्री के अगले अंक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पर हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी इतिहास विषय के साथ करते हैं। यदि आप किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ अपने पेपर 1 की संपूर्ण तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। उसके अलावा यदि आप सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तब आप अपने ऑप्शनल पेपर इतिहास एवं जीएस पेपर इतिहास की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इन सब के अलावा यदि आप नॉलेज सीकर हैं, आपको इतिहास सीखना अच्छा लगता है, तब भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो जो साथी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो छात्र हमारे पुराने छात्र हैं, उनको पता होगा कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब भी हम लोग किसी भी लेक्चर की शुरुआत करें या फिर किसी भी चैप्टर की शुरुआत करें तो सबसे पहले हम लोग एक बार सिलेबस को देख लें, ताकि क्लियर हो सके कि हम लोग किस यूनिट के किस हिस्से को, किस टॉपिक को, किस सब चैप्टर को आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आप हमारे साथ सिलेबस को निकालिए और मेरे साथ आप देखते चलिए। और बगल में आप क्वेश्चन बैंक ज़रूर रखें। यदि आपने अब तक क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा है तो आप सीरियस कैंडिडेट बिल्कुल नहीं हैं। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वह कल जाकर के क्वेश्चन बैंक खरीद लें। आर गुप्ता का भी आता है, उपकार का भी आता है, अरिहंत का भी आता है। किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं किसी पब्लिकेशन को एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूं, तो आप ऐसा गलतफहमी में ना रहें। आपको जो दिल करता है जिस पब्लिकेशन का आप उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो सभी में सेम ही रहेंगे। ठीक है, सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं और सिलेबस आप निकाल लें। यूनिट 4 पे सीधा चले। जिन लोगों के पास सिलेबस नहीं है वह ugcnet.online.com नामक वेबसाइट से जाकर न्यू सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में आप कीजिएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं आप उस भाषा में डाउनलोड करें। ठीक है, चलो अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास सिलेबस है और सिलेबस के यूनिट 4 के हिस्से में चलें, जैसा कि मैंने पहले से लिख रखा है। यूनिट 4 के हिस्से में चलेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा जहां से मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो पता होगा कि हम लोगों ने मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में 3-4 लेक्चर किए थे, जिसमें मुख्य तौर पे हमारी बातें हुई थी सोर्सेज एवं विदेशी आक्रमणकारियों को लेकर के। तो एक बार हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हमने क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ताकि रिमाइंड कर सकें हम लोग कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने कर ली है और आज हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आप लिखने की शुरुआत कर दें। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है सबसे पहले उसे देखते हैं और अब क्या करेंगे उसको देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है मेडिएवल इंडिया में, है ना, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा है सोर्सेज के बारे में। अच्छा, ये बताओ कि सोर्सेज हमने किसके लिए पढ़ा था? 1206 से लेकर के 1526। इसको 1206 से आप 712 भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सिंध पर अरब आक्रमण को लेकर के भी पढ़ाई की थी। तो इस दौर में कौन कौन सा साम्राज्य आ सकता है आपको पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत आ सकता है, मराठा आ सकता है, विजयनगर आ सकता है, बहमनी आ सकता है, और इसके अलावा और क्या आ सकता है बताओ? चलो इतना काफ़ी नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें यदि इसको और एक्सप्लोर किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें पहला हमने पढ़ा था पुरातात्विक स्रोत के बारे में, और दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था साहित्यिक स्रोत के बारे में, और तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़े थे, बताओ, विदेशी वृत्तांत के बारे में। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाई की थी, यदि दूसरे चैप्टर की बात की जाए तो पढ़ा था हम लोगों ने फॉरेन इन्वेजन के बारे में, जिसमें 2 इन्वेजन था, पहला सिंध का और दूसरा भारत का। सिंध पे क्या? अरब आक्रमण, और यहाँ पर तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण में हमने किसे पढ़ा था याद है आपको? मोहम्मद बिन कासिम को। और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था महमूद गजनबी को और मोहम्मद गौरी को। ठीक,
इसके साथ साथ जो साथी या जो छात्र जो दोस्त पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको डिस्क्रिप्टिव मोड में आंसर लिखना है, उनके लिए ही मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया था। और बाकी जो नेट के छात्र हैं उनको समझने के लिए, उनके अंडरस्टैंडिंग को और बेहतरीन करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो यह इन्वेजन हुए हैं, चाहे वो सिंध पे अरबों का हो या फिर यहाँ पे तुर्कों का आक्रमण हो, इसके क्या क्या काउज रहे हैं और इसके क्या क्या परिणाम हुए। ठीक है, यदि आपसे लिखने के लिए बोला जाए कि बताओ सिंध पे अरबों के आक्रमण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, तब यदि आप हमारे उस लेक्चर को देखे होंगे तो निश्चित तौर पे आप कम से कम 200, 300, 400 शब्दों में उसको आसानी से लिख सकते हैं। और यदि आपने नहीं देखा है तो आपको निश्चित तौर पे देखना चाहिए, तभी आज की चीज़ें, आज का लेक्चर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन यदि आपने नहीं देखा है फिर भी आज का लेक्चर समझ में आएगा। लेकिन यदि आप देख लोगे तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है आपके दिमाग में सेटअप कर जाएगा और चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, एक ब्रिज, एक गैप मेंटेन हो जाएगा। तो चलो फिर आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज से हम लोग क्या शुरुआत करने वाले हैं, चलो, यदि आप लोग लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। गेस करो, नहीं करेंगे आप लोग? चलो नहीं कीजिए, कोई बात नहीं, बता देते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज से हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। सल्तनत का स्पेलिंग देख लेना, गलत नहीं लिखना। ठीक है, ऐसे सही है, गलत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने वाले हैं। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा हिस्ट्री, आज से हम लोग दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक इतिहास, देखो पहले तो यह समझो कि किसी भी डायनेस्टी को, किसी भी अंपायर को हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी पीरियड को पढ़ेंगे तो उसके कौन कौन से आयाम पे चर्चा करेंगे। तो यदि आपने हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर को देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने जब शुरुआत की थी उसी समय मैंने आपको बताया था कि हम लोग किसी भी डायनेस्टी का अध्ययन जब करते हैं या किसी भी अंपायर का अध्ययन करते हैं तो उसके मुख्य तौर पे 5 से 6 आयाम पर हम लोग चर्चा करते हैं, ताकि एक संपूर्ण चर्चा हो सके और चीज़ों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझा जा सके। ठीक है, एक समग्र ज्ञान हम लोग प्राप्त कर सकें। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी डायनेस्टी को पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसके पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद इसी में पॉलिटिकल हिस्ट्री में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वगैरह होंगे, जो भी चीज़ें होंगी राजनीति से रिलेटेड यहाँ पर अध्ययन करेंगे। दूसरे नंबर पे दूसरा हम लोग देखते हैं उसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को, मतलब उसका आर्थिक पहलू क्या रहा। यदि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आप आर्थिक पहलू लिख सकते हैं, या उसके अर्थव्यवस्था का जो इतिहास रहा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं, बताओ, सोशल हिस्ट्री को। सोशल हिस्ट्री में क्या पढ़ सकते हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत के सोशल हिस्ट्री की बात की जाए तो समाज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे मेल आते हैं, मेल का क्या कंडीशन था उस दौर में, फीमेल का क्या कंडीशन था, स्लैब का क्या कंडीशन था, स्लैबरी था या नहीं था। फीमेल में आप देखोगे कि विवाह का क्या सिस्टम था, तलाक का क्या सिस्टम था। ठीक है, क्या सती प्रथा था या सती प्रथा नहीं था, क्या था या नहीं था, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। बाल विवाह था तो क्यों था, नहीं था तो ठीक है, था तो क्यों था, ये सब कारण के बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। यह दरअसल सोशल हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग इन तमाम सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब देखो सोशल जो है ना वो सोसाइटी से रिलेटेड है, तो एक समाज का निर्माण कैसे होता है, समाज के लिए जो मतलब बहुआयामी तत्व चाहिए, ढेर सारे एलिमेंट्स चाहिए, जिसमें हम लोग भी हैं, पुरुष भी हैं, महिला भी है, धर्म भी है, तमाम सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इसको एक्सप्लोर अभी नहीं करेंगे, जब करेंगे तो करेंगे, अच्छे से करेंगे, ये आपको भी पता होगा। ठीक, चलो यहाँ तक क्लियर है। चौथे नंबर पे हम लोग इसको देख सकते हैं, कल्चरल हिस्ट्री को। कल्चरल हिस्ट्री को देख सकते हैं। पांचवें नंबर पे, अच्छा, कल्चरल हिस्ट्री में हम लोग देख सकते हैं आर्किटेक्ट वगैरह को।
इस दौर में जो डेवलपमेंट वगैरह हुए, जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह तैयार हुए, इन तमाम सारे चीज़ों के बारे में। और 5वें नंबर पे हम लोग देख लेंगे मिसलेनियस करके। ठीक है, ठीक है, मिसलेनियस जो फैक्ट होंगे उसको एक बार देख लिया जाएगा। मेरे ख्याल से सही है स्पेलिंग एक बार देख लेना। ठीक है, मिसलेनियस फैक्ट्स को एक बार यहाँ पर देखेंगे। यदि आप इतना करते हो दिल्ली सल्तनत के बारे में, और एक यूनिट मेरे ख्याल से छूट गया है, और उसको यहाँ पर कर लीजिए आप। 6ठे नंबर पे लिख लेते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, यदि दिल्ली सल्तनत से संबंधित इन तमाम सारे पॉइंट पे, इन तमाम सारे पहलू पे एक एक करके हम लोग बारी बारी से अध्ययन कर लेते हैं, तो मेरा मानना यह है कि दिल्ली सल्तनत को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, एक बेहतरीन तरीके से उसको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा जा सकता है। यदि यहाँ तक आपको स्पष्ट है तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा सफ़र होगा कहाँ से शुरू होगा? पॉलिटिकल हिस्ट्री से होगा। ठीक, इन तमाम सारे हिस्ट्री को एक एक करके हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इसीलिए आप पेशेंस बनाए रखिएगा, और आप यह नहीं लिखिएगा कमेंट में, यह मुझसे मत कहिएगा कि आप 10 दिनों में ख़त्म कर दीजिए, 2 घंटे में आप ख़त्म कर दीजिए। इस तरीके से यदि आप कहेंगे तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग उस तरीके से पढ़ाई करते नहीं हैं। तो हम लोग जैसे करते हैं हमारा स्टाइल वैसे ही रहेगा पढ़ने का। ठीक है, चाहे वक्त जितना भी लगे। अब मैं इसको मिटाता हूँ और आपको ले चलता हूँ दिल्ली सल्तनत के पॉलिटिकल हिस्ट्री से। ठीक है, चलो, यदि आपने लिख लिया तो मिटाऊँ। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आप हमेशा लिखते चलो, क्योंकि यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि यदि आप लिख करके पढ़ाई करते हैं तब आपको चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रहती हैं, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है काफ़ी दिनों तक। और यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो मिनिमम तो 6 महीना 1 साल याद रहना ही चाहिए कोई भी फैक्ट। पर पता नहीं युवाओं को क्या हो जाता है, जिन चीज़ों को याद रखना चाहिए वो याद नहीं होता, और जिनको वो भूलना चाहते हैं वो भूल भी नहीं पाते। ये अजीब सा मतलब सर्कमस्टांसेस है, क्या किया जाए, कुछ भी नहीं। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलो, तो आप लिखो दिल्ली सल्तनत, और नीचे में लिखना दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास या पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं हैं तो ध्यान रखिए अपना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंतर्गत कितने डायनेस्टी चल करके आते हैं। ठीक है, यदि डायनेस्टी के इतिहास की बात की जाए यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने डायनेस्टी हुए हैं, डायनेस्टीज लिखते हैं क्योंकि कई सारे डायनेस्टी हैं। ठीक है, तो एक वंशावलियाँ देख लेते हैं हम लोग। देखना चाहिए ना, थोड़ा सा टाइम फ्रेम तो क्लियर हो सके कि कब क्या पढ़ेंगे। ठीक, तो एक बार डायनेस्टीज का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले डायनेस्टी का नाम बताइए आप लोग। ऐसे तो कर देंगे तो आपको पता हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पता तो होना ही चाहिए आपको। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बताओ 5 डायनेस्टी हैं। मैं इतना हिंट दे रहा हूं, आप लोग मन में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, लाइव चैट का ऑप्शन मैंने खोल रखा है, आप लोग वहां पर बता सकते हैं। चलो, नहीं बताओगे मैं बताता हूं। ठीक है, पहले डायनेस्टी की बात की जाए तो वह है गुलाम डायनेस्टी। ठीक है, गुलाम वंश। टाइम बताइएगा, टाइम कोई बता सकता है? 1206 से लेकर 1290 लिखिए। टाइम देखिए, एकदम याद रखिएगा, और यह माइंड में गलती से भी नहीं लाइएगा कि मैं आपको ट्रिक दूंगा कि गुलाब खिले। तो इस टाइप का जो मेरे एक शिक्षक थे जब मैं बचपन में पढ़ाई कर रहा था, मेरे ख्याल से 10 या 11th में था, 11th में नहीं, 11th में तो हम लोग साइंस पढ़ते थे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उसके पहले 10th या 8 9 की बात है, उन लोगों ने एक ट्रिक दिया था। ठीक है, वो सर का नाम मैं भूल रहा हूँ, गुल खिले तो ऐसा करके कुछ, लेकिन वो ट्रिक इतना फेल हुआ ना कि उसी साल मैं भूल गया उसको 2-3 महीने के बाद। इसलिए मैं वैसा कोई ट्रिक देने वाला हूँ नहीं। सबसे पहले लिखिए गुलाम डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290। दूसरे नंबर पे आपके मन में आ गया होगा भाव की कौन सा डायनेस्टी है, और भाव नहीं आया, इसका अर्थ है कि आपने पहले थोड़ा सा भी मध्यकालीन भारत को नहीं पढ़ा है।
1290 से लेकर 1320 लिखिए, ठीक है, 1290 से लेकर 1320। और यह कोई बीसी वगैरह मत लिखना, यह कॉमन है, हम लोग एडी में चल रहे हैं, समझ में आ रही बात ना। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार नेट के एग्जाम में पूछ लिया गया, लड़का मुंह लटका कर आ गया, अरे एनो डोमिनी होता है, ठीक है, इसको लिख लेना। और बीसी का लिख लेना बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म से पहले। ऐसा नहीं कि आप भी मुंह लटका कर आ जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एक गंभीर छात्र हैं, इन तमाम सारी चीज़ों को नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। जब मैं नेट की तैयारी कर रहा था तो मेरे क्लास में ऐसे ऐसे छात्र थे, वहाँ पे शिक्षक उनको पढ़ाते थे, सोचो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, और वहाँ पे मेरे टीचर थे, खैर नाम नहीं लेंगे उनका, रहने दो। तो वो बच्चों को पढ़ाते थे ना, उसमें 2-4 लड़कियाँ ऐसी थी और लड़के भी 1-2 ऐसे थे जिनको बताया जाता था कि बताओ केवी सदी, जैसे 7वीं सदी की बात की जाए तो सर पूछते थे ना, बताओ 1699 है, केवी सदी इसको कहेंगे। अब सोचो आप एमए पास करके आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, 1-2 साल बाद आप पीएचडी करेंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आपको यह नहीं पता है कि यह जो पीरियड है वह किस सदी में आता है, फिर आप क्यों पढ़ रहे हैं। चुल्लू भर पानी को इकट्ठा कीजिए और मर जाइए, है ना। ये सारा चीज़ भी क्लास में झेला है, हमने देखा इन चीज़ों को। आप कहीं उस स्थिति में तो नहीं है ना, यदि हैं तो आप बता दीजिए ताकि मैं यहाँ पर उसको समझा सकूँ। कोई गलत बात नहीं है, कई ऐसे, भारत का तो शिक्षा व्यवस्था ही मतलब उसका बेड़ा गर्क है ना, आपका गलती नहीं है। चलो तीसरे डायनेस्टी की बात करें, एडी में आप लोग लिख रहे हैं ना, चलो तीसरे डायनेस्टी पे लिखो। तीसरा डायनेस्टी क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से तुगलक होना चाहिए, तुगलक डायनेस्टी। और इसका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए मेरे ख्याल से 1320 से लेकर 1412 तक होना चाहिए, ठीक है, 1320 से लेकर 1412। कई किताब में मिलेगा 1414, तो कंफ्यूज मत होना, आपसे इतना इजी सवाल नहीं पूछेगा कि तुगलक डायनेस्टी का फेज कब से कब रहा है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप किसी को पढ़ा सकें, उसको समझाएं तो लगे कि सर को आता है थोड़ा बहुत, है ना, चीज़ें समझ में आ सके उसको, और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन हो सके। देखो इतिहास में क्रोनोलॉजी का बहुत महत्व होता है। हमारे एक टीचर थे प्रोफेसर ओम प्रकाश प्रसाद, हम लोग जब पटना विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ रहा था ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, तो उन्होंने उसी समय बताया था फैक्ट एंड क्रोनोलॉजी, ठीक है, फैक्ट एंड क्रोनोलॉजी, ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये इतिहास का एक आधार है, ठीक है। संयोग से अब सर दुनिया में नहीं रहे, इतिहास का आधार है, ठीक है, इन सारे चीज़ों को समझिएगा। इसीलिए हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, और आगे यदि बात की जाए तो सैयद डायनेस्टी आप लिख सकते हैं, और सैयद डायनेस्टी का जो टाइम फ्रेम होना चाहिए एक बार देख लेते हैं, 1414 से लेकर 1451 होना चाहिए, 51 एडी में। अगले क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा, ध्यान रखना। यदि आपको पढ़ना है, मन लगा कर पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ओठ पे याद रहना चाहिए आपको, कोई पूछे तो बोल दो। पे होठ पे तो कोई और नाम है किसी और का। आगे बात करते हैं, उस नाम को भूल जाइए, इस नाम को याद रखिए, काबिल बना देगा ये। 1451 से लेकर 1526 एडी तक, ठीक। 2 पीरियड बहुत महत्वपूर्ण है, 1206, देखो एडी से ऐसे याद रखना, फैक्ट को कैसे याद रखते हैं हम लोग। कई कहता है कि इतिहास में तो इतना सारा फैक्ट है, कैसे आप लोग याद रखते हैं, बाप रे बाप, मेरी तो नानी याद आ जाती है। तो नानी को भी याद करना है कि इतिहास ही है ना। अब देखो 1206 में गद्दी पे बैठता है कौन, ऐबक, और 1526 का टाइम है, यहां पर कौन गद्दी पे बैठेगा, बाबर, ठीक। इन दोनों व्यक्ति का नाम याद रखना, और इसके बीच में जितनी भी घटनाएं घटेगी उन सभी को हम लोग दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत काउंट करेंगे, उसको गिनेंगे। यदि आपने यहां तक लिख लिया है तो मेरे ख्याल से मुझे मिटा देना चाहिए।
और आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग गुलाम डायनेस्टी से अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे, यानी 1206 से लेकर 1290 के बीच। चलिए लिखिए, गुलाम डायनेस्टी। दिख रहा है ना? मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है, तो आप लोग मैनेज कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए, नहीं तो आप की मर्जी, जो भी करें आप। गुलाम डायनेस्टी, ठीक है। चलो, पहली बात हम लोग यह देखते हैं कि गुलाम डायनेस्टी की यदि बात शुरू की जाए तो इसका नाम गुलाम क्यों पड़ा, ठीक है। इसका नाम गुलाम क्यों पड़ा और गुलाम डायनेस्टी को और किन किन नामों से जाना जाता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत। इस फैक्ट पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा यह जान लीजिए कि गुलाम डायनेस्टी के अंतर्गत कौन कौन से शासक चल करके आते हैं, ठीक है। चलो तो एक एक करके हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर मेरे बाहर में कुछ काम हो रहा है रोड का, तो बहुत हल्ला होता है, इसलिए वीडियो को रोकना पड़ जाता है बीच बीच में। अब बीच बीच में बहुत गुस्सा भी आता है, इतना पढ़ाते रहो और बाहर में इतने हल्ला होता है कि कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। ठीक है, पहले हम लोग यह देखते हैं कि इसमें कौन कौन से शासक चल करके आते हैं, एक बार नाम देख लीजिए, ठीक है। अब देखो, गुलाम वंश तो इसका नाम है, लेकिन इसमें मुख्य तौर पे 3 वंश चल करके आते हैं, ठीक है। 3 वंश चल करके आते हैं। पहले वंश को बोलते हैं कुतबी वंश, पहले वंश को बोलते हैं कुतबी वंश, और दूसरे वंश को बोलते हैं शमसी वंश, इसको इलवरी वंश भी बोलते हैं। इलवरी वंश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इल्तुतमिश जो था वह इलवरी तुर्क था, इलवरी तुर्क था, उसी प्रजाति का रहने वाला था, ठीक। और शमसी वंश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इल्तुतमिश का नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और इसे कुतबी वंश इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो शब्द है वह कुतुब से बना है, ठीक है, कुतुब शब्द से बना है, इसलिए इसको कुतबी वंश बोला गया। और इसी में तीसरा वंश जो है वह बलबनी वंश है, ठीक। अब देखो, गुलाम वंश 1206 से 90 चलता है। इस फेज में 3 डायनेस्टी चल करके आते हैं, इन तीनों को सम्मिलित तौर पे गुलाम डायनेस्टी का नाम दिया जाता है, ठीक। कुतबी वंश नाम से, जैसा कि आपको पता हो गया होगा मेरे ख्याल से, थोड़े बहुत अवेयर होंगे तो, कि इनके फाउंडर जो हैं वह कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ठीक है। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और यदि इसी में दूसरे शासक की बात की जाए तो इनके बेटे हैं जिनका नाम है आराम शाह, और कई लोग का कहना यह था कि इनका कोई बेटा नहीं था, तो ये तो विवाद की बात है, आगे बात करेंगे। इसमें बात करो शमसी वंश में, तो चूंकि आपको पता होना चाहिए कि इसका फाउंडर कौन है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? ऐबक का दामाद था, ठीक। उसके बाद बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह कौन था? इल्तुतमिश का बेटा था। और इसके बाद बैठता है कौन? रजिया। रजिया कौन है? डॉटर किसकी? किसकी? इल्तुतमिश की, ठीक है। और रजिया के बाद कौन बैठ सकता है? गेस करो। रजिया के बाद मेरे ख्याल से मोइजुनुद्दीन बहराम शाह, पूरा नाम लिखिएगा, लास्ट वाला याद रखिएगा लेकिन नाम पूरा लिखिए, मोइजुनुद्दीन बहराम शाह।
उसके बाद लिखिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वही तो होना चाहिए, नहीं, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, मसूद शाह। और इसी में लिखिए एक और शासक आता है, उसका नाम लिखिए नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन शाह से याद रखिएगा, नसीरुद्दीन महमूद शाह। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बलबनी वंश का फाउंडर कौन हो सकता है, बलबन। और बलबन का 2 बेटा था, एक का नाम था शहजादा मोहम्मद और छोटका बेटा था जिसका नाम था बुगरा खां, बुगरा खां या बुगरा खान। सो आप जो लिखना चाहते हो लिखना। बलबन के बाद बना कैकुबाद। कैकुबाद दरअसल इसका पोता है, यह इसलिए बना क्योंकि बलबन के समय ही शहजादा मोहम्मद मंगोल आक्रमण में मारा जाता है और कुछ दिन बाद बुगरा खां भी, इसलिए कैकुबाद बनता है। और कैकुबाद के बाद क्यूमर्श। यह दोनों नाम एक ईरानी नाम है और चूंकि बलबन अपनी तुलना ईरान के अफरसियाज वंश से करता है, इसीलिए अपने पोते का नाम ईरानी परंपरा के अकॉर्डिंग रखता है। क्या क्या, कैकुबाद एंड क्यूमर्श। यह हुआ एक शासकों का लिस्ट जो कि गुलाम डायनेस्टी के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। यदि कोई आपसे सवाल पूछे कि गुलाम वंश के अंतर्गत कितने शासक चल करके आते हैं, तो आप उनको जवाब के तौर पे दे सकते हैं, कह सकते हैं कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 एंड 3, 11, टोटल 11 शासक चल करके आते हैं जो कि गुलाम वंश की सेवा में लगे हुए थे। ठीक है, अब देखो जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, आज हम लोग कुतुबी वंश से शुरू करेंगे। लेकिन कुतुबी वंश की शुरुआत करने से पहले गुलाम डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्ट को हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे आगे करके धीरे धीरे बढ़ेंगे ताकि सभी बच्चे को समझ में आ सके। मैं मिटाऊं यदि आपने लिख लिया है तो, नहीं लिखा है तो आप वीडियो को पॉज कर करके आराम आराम से लिखिए, बढ़िया सा हैंडराइटिंग बना बना कर लिखिए। नोट्स आप एक तैयार जरूर करना क्योंकि आपको रिवीजन करने में वो मदद करेगा। साथ ही साथ आप कोई किताब पढ़ोगे तब आप वहाँ पे देखना कि यदि मेरे से यदि किसी तरीके का कोई फैक्ट छूट गया है, तब आप उस किताब में जब नया फैक्ट मिले तो आप उसको वहाँ पे जगह दे दीजिए। और नोट्स कैसे तैयार कीजिए, नोट्स जब भी तैयार कीजिए तो नोट्स किसी भी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले 2 से 4 पेज खाली रखिए और ख़त्म होने के बाद भी 4 से 5 पेज, मैं तो कहता हूँ 8-10 पेज खाली रखिए, ताकि नया फैक्ट आप कोई किताब पढ़े या कहीं पे किसी टीचर का आपने वीडियो देख लिया, कोई आपके भैया हैं जो कहीं पे पढ़ रहे हैं, उन्होंने बताया कि गुलाम वंश से रिलेटेड कोई और एक फैक्ट यह भी है और इस किताब से रेफरेंस के तौर पे बताया, तो उस फैक्ट को आपको वहाँ पे लिखने के लिए जगह पर्याप्त रहे, है ना। इस बात को समझ करके चलिएगा। अब चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए साथियों, गुलाम वंश की जब बात हम लोग करते हैं तो इसके नाम को लेकर के इतिहासकारों के बीच में काफ़ी डिबेट हुआ, काफ़ी वाद विवाद हुआ, बहुत डिबेटफुल मामला है। सभी लोगों ने इस पर बहस की और बहस के बाद क्या निष्कर्ष निकला उसको हम लोग अभी चर्चा करेंगे। बहस में दरअसल यह हुआ कि इतिहासकारों के एक ग्रुप ने इसे कहा कि यह पठान वंश है और दूसरे ग्रुप ने कहा कि यह पठान वंश नहीं है क्योंकि इसमें तो कोई पठान थे ही नहीं, तो इसको पठान वंश कैसे कहें। तो दूसरे ने कहा पठान वंश नहीं है, यह इल्वरी वंश है, क्योंकि जो गुलाम वंश के शुरुआती शासक हैं, यदि इल्तुतमिश बोल रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के सभी इल्वरी तुर्क हैं, इसलिए इन्हें इल्वरी वंश कहा जाए। कई लोगों ने कहा कि इल्वरी वंश नहीं कहेंगे, इसे आदिल तुर्क वंश कहा जाए, तो आदिल तुर्क वंश भी कई लोगों ने माना क्योंकि इल्वरी तुर्क का ही दूसरा नाम आदिल तुर्क है। फिर एक इतिहासकारों का ग्रुप नहीं, एक ग्रुप जो था इतिहासकारों का, अन्य ग्रुप, उसने कहा कि इसका नाम वह नहीं रख करके ममलुक वंश रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं, ममलुक वंश। इसी को कई लोग मामलुक भी कहते हैं, लेकिन कई इतिहासकार थे उस पर उन्होंने उंगली उठाया, बोला कि ममलुक वंश इसे क्यों कह सकते हैं, ममलुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसको अभी लिखवाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से एक डिबेट हुआ।
तो गुलाम वंश को ही 4-5 नामों से जाना जाता है। यदि आपके सामने वह नाम आ जाए तब आप जीवन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना और दूसरे को भी कंफ्यूज नहीं होने देना। और यदि आपके घर में कोई इतिहास पढ़ता है, आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, जो नहीं जानता है, उसको आप पढ़ाना शुरू कीजिए। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको पढ़ाइए ताकि उसे भी फायदा मिले, है ना, केवल आप सीखिए नहीं। पहले नंबर पे बात करें तो गुलाम वंश को एक अन्य नाम से बोला गया, उसको बोला गया पठान वंश। लेकिन पठान वंश के बारे में तर्क स्पष्ट करने के लिए बोला गया कि लॉजिक दो, इसे क्यों पठान वंश कहें, है ना। तो लॉजिक था नहीं इनके पास, इसलिए नहीं था क्योंकि गुलाम वंश का जितना भी शासक था, गुलाम वंश का लिखिएगा, कोई भी शासक पठान नहीं था। पठान क्या है? पठान एक कास्ट है मुसलमानों का। कोई भी शासक पठान नहीं था, इसीलिए हम लोग इसे पठान वंश नहीं कह सकते हैं। So that's why we cannot say पठान डायनेस्टी। एंड दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरा जो नाम रखा गया वह लिखिएगा, वह बोला गया गुलाम वंश। अब कई लोगों ने इस पे भी ऐतराज जताया, बोला कि गुलाम वंश क्यों कहे। तो कई लोगों ने कहा कि गुलाम वंश इसलिए कहे क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। ठीक, किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। लेकिन जो इसके विरोध में थे उन्होंने कहा कि ऐसी बात तो ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, लेकिन बाकी के जो लोग तो स्वतंत्र थे ना, उन्होंने तो खलीफा से स्वतंत्रता, जो वैधता होती है, उसको प्रदान कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, उसको पा लिया था। इसलिए गुलाम वंश क्यों कहा जाए। आपने इस स्टेटमेंट को लिख लिया जो मैंने बोला? नहीं लिखा तो वीडियो को पीछे कीजिए और लिख लीजिए। ठीक, तीसरे नंबर पे लिखिए। अब है ममलुक। ममलुक से एक सवाल पूछा गया है, कई इतिहासकार इसके समर्थन में रहे। यदि संख्या की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ इसके समर्थन में थे। ममलुक इसलिए कहा जाए, ममलुक का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वैसे बच्चे को कहते हैं जो अपने माता पिता से जन्मे होते हैं, माता पिता से जन्मे वैसे बच्चे जो दासता से मुक्त हों। दासता से मुक्त हो का क्या मतलब? जो स्लैबरी से मुक्त हों। ठीक है, जो स्लैबरी से मुक्त हों। तो इसीलिए चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्लैबरी से मुक्त नहीं थे, लेकिन बाकी सभी स्लैबरी से मुक्त थे, इसलिए कई इतिहासकारों ने, मोस्ट ऑफ इतिहासकारों ने इसका समर्थन किया है, इसलिए इसे ममलुक वंश भी कहा गया है। चौथे नंबर पे लिखिएगा इलवरी वंश। ठीक है, इलवरी वंश। इलवरी वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतिहासकारों का मानना यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक है पहले शासक थे दिल्ली सल्तनत के, लेकिन पहला सुल्तान तो इल्तुतमिश था, इसलिए वो लोग इल्तुतमिश से काउंट करके चलते हैं। और ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि इल्तुतमिश वाज इलवरी तुर्क, वह उसी प्रजाति से, उसी जनजाति से बिलोंग करता था, इसलिए इसको इलवरी वंश कहना ज़्यादा प्रासंगिक मालूम पड़ा उस समय के इतिहासकारों के लिए। लेकिन जो मिन्हाज उद्दीन सिराज उस समय का समकालीन इतिहासकार है, उसने कहा कि बलबन इलवरी नहीं था, बलबन निम्न जाति का था, और इल्तुतमिश के दरबार में वह मतलब पानी पिलाता था, वाटर कैरियर के तौर पे कार्य कर रहा था। लेकिन इल्तुतमिश के बाद यदि कोई महत्वपूर्ण शासक होता है गुलाम वंश में तो वह बलबन होता है, और बलबन इलवरी तुर्क नहीं है, इसलिए इस पूरे डायनेस्टी को इलवरी वंश कहना ज़्यादा प्रासंगिक मालूम नहीं पड़ता है। ऐसा किसने कहा? मिन्हाज उद्दीन सिराज ने कहा अपने जवाब में, अपनी प्रतिक्रिया में। ठीक है, यदि यहाँ तक समझ पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट और लिखिए, प्रारंभिक तुर्क शासक या आदिल तुर्क शासक। ठीक है, प्रारंभिक तुर्क शासक या आदिल तुर्क शासक। आदिल तुर्क
वंश या प्रारंभिक तुर्क वंश, ठीक, इन नामों से पुकारने की कोशिश की कई इतिहासकारों ने, लेकिन इसको भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि प्रारंभिक तुर्क वंशी क्यों कहा जाए, ये तो प्रारंभिक भी है और अंतिम भी है, क्योंकि इसके बाद तुर्क आक्रमण होगा ही नहीं, एक बार सो हो गया सो हो गया, है ना, एक बार सो हो गया सो हो गया। इसलिए आप लिखिए, इसको भी लेकर के कई इतिहासकारों में बहुत डिबेट हुआ, लेकिन इसको कई लोग मानने के लिए क्या हो गए, राजी हो गए, ठीक है। चलो, यदि यहां तक आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं, मिटाऊं इसे, ठीक। अब बातें आ रही हैं हमारे पास ऐबक के लिए, ठीक है, ऐबक की बातें आ रही हैं, लेकिन ऐबक पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं, ठीक है। यहां पे लिखिए, ऐबक से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, है ना, ताकि मतलब मजा आए पढ़ने में। पिच को समझते हैं ना पहले प्लेयर, तभी तो खेलते हैं उस पर बढ़िया क्रिकेट। ऐसे भी जो पिच को समझता है ना वही बढ़िया क्रिकेट खेल पाता है। इसीलिए आप इस पिच को समझ गए ना, तब आप ऐबक जैसे बैट्समैन को भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलो, ऐसे ही मैं बोलता हूँ, क्या करूँ। होता क्या है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था लेनपुल। अच्छा चलो यह बताओ, इससे पहले कौन व्यक्ति था। इससे पहले मैंने आपको बताया था ना मोहम्मद गौरी के बारे में, है ना। तो मोहम्मद गौरी के पास कई लोग थे, ठीक है, कई लोग थे। जैसे कई लोग में कौन कौन लोग थे, नाम एक बार लिख लो। जैसे ऐबक था, ऐबक था, येलदौज था, एतगिन था, हैंडराइटिंग खराब है ना, कुबाचा था, कुबाचा था, और बख्तियार खिलजी था। इतने सारे लोग इसके पास थे, और सभी मतलब ऐसा कहो ना कि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, सभी लोग अच्छा मतलब लड़ते थे, ठीक ठाक थे। जैसे कभी कभी ना आपके जीवन में ऐसा दो व्यक्ति आ जाता है ना, जिसमें से यदि ऐसा तुलना करना हो कि इन दोनों में से मतलब सिचुएशन आ जाता वैसा कि या तो उसको रखो या तो मुझको रखो, ठीक है, डिसीजन, तो उसमें आप ले नहीं पाते हैं। जीवन में कभी कभी दो ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं कि दोनों का महत्व जो होता है उतना ही रहता है। उसी तरीके से यहाँ पे 5-6 लोग हैं जिनका महत्व मोहम्मद गौरी के लाइफ में लगभग समान रूप में है, सभी को बराबर महत्व देता है, क्योंकि सभी लोग अच्छे लड़ते थे, ठीक है, और डिजर्व भी करते थे सभी लोग। इसीलिए क्या हुआ कि यह तो गौरी के लिए टफ एक चैलेंज था कि किसको कौन सा प्रोविंस दिया जाए, ठीक है, क्योंकि गौरी जब वापस में लौटा, वापस कब लौटा था बताओ। मोहम्मद गौरी के मृत्यु से एक सवाल पूछा जाता है, लिखिएगा आप, फैक्ट लिखना, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से, इसलिए कोशिश करना सभी को लिखने का। मोहम्मद गौरी जब लौट रहे थे ना, 1204 में लौट रहा था, तो 1206 में एक इनका सामना हुआ खोखरों के साथ। खोखरों के साथ, खोखर एक प्रजाति थी, खानाबदोश प्रजाति थी, इनके साथ इनका लड़ाई हुआ। तो मोहम्मद गौरी तो पूरा भारत को जीत लिया था, इधर से पूरे भारत को नहीं, मतलब भारत में जहां जहां आक्रमण किया था वहां से जीत कर तो लौट रहा था। फिर सोचा कि खोखरों को भी कूट देंगे, लेकिन कुटा गए इस बार मोहम्मद गौरी, और ऐसा कूटा खोखरों ने कि 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। सवाल क्या पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु किनके खिलाफ लड़ने में हुई, खोखरों के खिलाफ लड़ने में, और कहां पर हुई, उस प्लेस का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिखिएगा दमयक। आप लिख पा रहे हो ना, दिख रहा है आपको कॉर्नर में मैंने लिखा है दमयक, य फोर मतलब यार जो होता है ना दोस्त, यक, दमयक, ठीक। अब देखो लेनपुल पे बात आ रही थी ना,
तो लेनपुल ने दरअसल एक स्टेटमेंट कहा था किसके बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में। उस स्टेटमेंट को लिखिए। अच्छा, लेनपुल कौन है आपके मन में आ सकता है? लेनपुल हिस्टोरियन है, ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना हम लोग। लिखिए, लेनपुल लिखते हैं कि भूखे पहाड़ी व्यक्ति को भारतीय संपदा संतुष्ट न रख सकी, इसीलिए उसने अपने सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक को विस्तारवादी नीति का अनुसरण करने का निर्देश दिया। इस पूरे स्टेटमेंट को लिखिएगा। किसी भी इतिहासकार का स्टेटमेंट जो होता है इन्वर्टेड कॉमा में हमें लिखना चाहिए, और उसमें आप की और का भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आपके पास कोई अधिकार नहीं, कॉपीराइट है सिर्फ उनके पास, लेनपुल के पास। इसीलिए मैं एक एक शब्द आपको देखकर बोल रहा था ताकि आप चीज़ों को लिख सकें, और मैं विश्वास है मुझे कि आपने लिखा होगा, नहीं तो आप लॉस में जाओगे, ध्यान रखना। तो लेनपुल के बात को यदि शॉर्ट में कहा जाए तो इसने कहा कि यह जो पहाड़ी व्यक्ति था, कौन, मोहम्मद गौरी, और इतना लालची था कि खुद तो थक गया लेकिन चला गया वापस, लेकिन अपने सेनापति ऐबक को कहा कि चलो तुमको अभी भारत पे राज करना है, लूटो, जितना लूट सकते हो माल लूट करके लाओ। ऐबक कौन था? सेनापति था। और इसी समय बख्तियार खिलजी भी सेनापति है, कॉन्टेम्प्ररी व्यक्ति है। ये दोनों व्यक्ति क्या है? कॉन्टेम्प्ररी व्यक्ति है, मोहम्मद गौरी के साथ ही, मोहम्मद गौरी के अंदर ही काम करता है। तो बख्तियार खिलजी थोड़ा कट्टर टाइप का आदमी था, फैनेटिक, अंग्रेजी में कट्टर को फैनेटिक बोलते हैं, फैनेटिक आदमी था। इसने क्या किया कि 1197 ईस्वी में और 1194 में क्या लड़ाई हुआ था? जयचंद के साथ हुआ था। किसका लड़ाई हुआ था? मोहम्मद गौरी का। तो 1197 एडी की बात है। 200 घुड़सवारों के साथ कहां? नालंदा में। नालंदा में क्या है? चूंकि नालंदा बौद्ध धर्म का उस समय केंद्र हुआ करता था। कौन सा केंद्र? यह एजुकेशनल सेंटर भी था एंड साथ ही साथ रिलीजियस सेंटर भी था। और इस समय जो नालंदा में व्यक्ति है, जो वहां का चीफ है, उसका नाम लिखिएगा। उसका नाम है इंदुमन। इंद्रुमन आप लिखिए, इंदुमन या इंद्रुमन, वॉट एवर, इंद्रुमन। और आपके मन में सवाल आ सकता है कि किस वंश का था? तो यह दरअसल पाल वंश का था। ठीक, तो यहां पर यह आक्रमण करता है और इसको पूरा जला देता है। किसको? पूरे विश्वविद्यालय को जला देता है। इसलिए बौद्ध धर्म की जितनी भी प्रतिलिपियां रहती हैं या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वह नालंदा विश्वविद्यालय में रहते हैं इकट्ठा, तो उनको सभी को जला दिया जाता है। इसीलिए बाद में बौद्ध धर्म पे रिसर्च करने में बहुत दिक्कत आया लोगों को, क्योंकि जो ओरिजिनल उनके डॉक्यूमेंट्स थे सभी को जला दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। और कौन था बख्तियार खिलजी? मोहम्मद गौरी का सेनापति था। आक्रमण कब किया? 1197 में। कितने घुड़सवारों के साथ? 200। बौद्ध धर्म का केंद्र था। वंश कौन सा? पाल वंश। शासक इंद्रुमन। प्लेस नालंदा। कहाँ में है नालंदा? नहीं जानते हैं? बिहार में है। इसको मैं मिटाता हूं। दरअसल बख्तियार खिलजी ने 2 प्लेस को टारगेट किया था। एक तो बिहार को, क्योंकि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, और दूसरी बात कि यह टारगेट किया था बंगाल को भी। और बंगाल में उस समय कौन शासन कर रहा है? गेस करो। पाल वंश और सेन वंश। तो जब यह बंगाल में दूसरी बार अटैक किया, कहाँ लिखूं? अच्छा चलो यहाँ पे लिख देता हूं, आप समझ रहे हो ना। जब यह बंगाल में अटैक किया दूसरी बार, किसने? बख्तियार खिलजी ने। तो बंगाल में इस समय सेन वंश का शासन चल रहा था, और सेन वंश का जो शासक था इस समय, वहां पर लक्ष्मण सेन नाम था उसका। और लक्ष्मण सेन इस समय नादिया जिला में रह रहा था। नादिया जिला वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और यहीं पर मेरे ख्याल से कल्याणी यूनिवर्सिटी करके एक है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, नैक से उसे A ग्रेड मिला है। ये अब बोलोगे यह इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ गया? लिख लो, ऐसा पेपर 1 में सवाल आ सकता है नेट के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। नादिया जिले में है कल्याणी यूनिवर्सिटी। तो लक्ष्मण सेन शासन कर रहा था। तो लक्ष्मण कहा जाता है कि लक्ष्मण सेन जो था वह अपने दरबार में ही था, और यह जो बख्तियार खिलजी एक साधु के वेश में चला जाता है और उसके बाद आक्रमण करके वहाँ से तमाम सारी चीज़ों को लूट लेता है। तो वह अर्धनग्न स्थिति में होते हैं। कौन? लक्ष्मण सेन। फिर वैसे ही भाग रहे हैं धोती पहन करके चूंकि आक्रमण हो गया तो पहले आप अपना जान बचाएंगे ना, आप धोती पहन के रहे या कुछ पहन करके,
याद है जब एक बार भूकंप आया था तो हमारे गांव में कई ऐसे लोग भागे जा रहे थे, जो कई लोग धोती पहने थे, कई लोग केवल लुंगी पहने हुए थे, कई लोगों की स्थिति ऐसी थी जिनको कहा नहीं जा सकता है, वैसे ही भागे जा रहे हैं। तो लक्ष्मण सेन दरअसल इस समय सेन वंश के शासक हैं, बंगाल में हैं, नादिया जिले में निवास कर रहे थे। इतना फैक्ट याद रखेंगे तब आप चीज़ें आपके वश में रहेगी, ज़्यादा दूर नहीं भागेगी। ठीक है, चलो मिला लिए। अच्छा, सवाल मन में आ सकता है ना कि लक्ष्मण सेन सर भागा तो कहाँ गया था? भागा ना तो वहीं पे एक जगह था, उसका नाम है लखनौती। लखनौती में जाकर निवास करने लगा। ठीक है, लखनौती में रहने लगा। ठीक, समझ में आई बात? मिटाता हूं अभी इसको। बंगाल का जो 2-3 प्लेस है ना वो काफ़ी फेमस है। मॉडर्न हिस्ट्री में अलग अलग प्लेस फेमस होंगे, इन सभी को मैं मिटा रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि आपने लिखा होगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड ही समझ रहे हैं ना, तभी तो समझ में आएंगी ना चीजें। सभी व्यक्ति को एक एक करके पढ़ रहे हैं। 5-6 व्यक्ति था, 6 व्यक्ति का नाम याद रखना यार, उसको मैं मिटाया बेकार ही ना। ऐतगिन था ना, धीरे धीरे करके सभी को खत्म करता हूं। देखो, ऐतगिन था, बख्तियार खिलजी था, और कौन था? कुवाचा था, और यिल्दौज था, और एक ऐबक। इतने व्यक्ति थे। ऐबक के बारे में पढ़ रहे हैं। खिलजी के बारे में मैंने आपको बताया किस तरीके से चीजें हुई, इसने आक्रमण किया। उसके बाद फिर वह कुछ दिन बाद 1206 में ही वो मर गया। ठीक है, वह चाहता तो ऐबक का विरोध कर सकता था, लेकिन ऐबक का वह समर्थक था। ठीक है, इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी, तो समर्थक था। और साथ ही साथ 1206 में यह दुनिया से चला गया है ना, इसको बुला लिया अल्लाह। अब जब बुला लिए तो बाकी बचे 4 लोग। ठीक, कुछ दिन बाद ऐतगिन भी चला गया दुनिया से, यह भी उठ गया। एक दूसरा ऐतगिन आगे चल करके आएगा, यह ऐतगिन यहीं पे उठ गया। तो 2 व्यक्ति का काम तमाम हो गया। ठीक, तीसरा व्यक्ति बचा कुवाचा, यिल्दौज और ऐबक। इन तीनों के बीच में मोहम्मद गौरी ने अपने साम्राज्य को, भारत में जो भी प्रांत वो जीता था उन प्रांत को उसने बांट दिया। ठीक है, और जब बांटा तो तीनों का कौन कौन सा हिस्सा लगा? बांटने से पहले मोहम्मद गौरी का 1-2 स्टेटमेंट है, यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट? लिखिएगा, लिखवा देता हूं ना, बहुत जरूरी है लिखना। इल्तुतमिश मोहम्मद गौरी, हाँ, मोहम्मद गौरी ने यह कहा था कि किसी भी सुल्तान के पास एक बेटा हो सकता है, लेकिन मेरे पास ऐसे अनेकों बेटे हैं। इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, किसी भी सुल्तान के पास एक बेटा हो सकता है, लेकिन मेरे पास ऐसे अनेकों बेटे हैं, क्योंकि उनके पास गुलाम बहुत थे। और उन्होंने यह भी कहा कि मेरे जाने के बाद ये मेरे सक्सेसर के तौर पे, उत्तराधिकारी के तौर पे भारत पे, या फिर मेरे जो विजित प्रोविंसेस हैं, प्रांतेत में बोल रहा था, प्रोविंसेस हैं, उस पर शासन करेंगे। कब हिंदी वाला भी अंग्रेजी में बुलाने लग जाता है, हो जाता है कभी कभी, आप लोग समझते होंगे। आप लोग से नहीं होता है? कोई नहीं होता है तो आप लोग, अच्छी बात है, हमसे हो जाता है, क्या करें। लिखिएगा आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और थोड़ा सा और इसको देखते हैं। स्टेटमेंट को लिखना बहुत ज़रूरी है। एक और स्टेटमेंट लिखिएगा। मोहम्मद गौरी को चूंकि कोई बेटा था नहीं, तो लिखिए, उसने स्टेटमेंट कहा था, मेरे दास मेरे पुत्रों के समान हैं। आप लिख रहे हैं? उम्मीद कर रहा हूं कि लिख रहे होंगे। मेरे दास मेरे पुत्रों के समान हैं, जो मेरी मृत्यु के बाद भी मेरे वैभव, मेरे सम्मान और मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके बंद कर दीजिए और मोहम्मद गौरी का काम यहीं पर समाप्त कर दीजिए। ठीक है, और हम लोग वापस लौट जाते हैं कहाँ पर? कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ। देखिए, सभी का काम समाप्त हो गया। अब मोहम्मद गौरी यहाँ से जाने वाला है, तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि चलो दुनिया से जाने से पहले क्या करते हैं कि चूंकि यही लोग मेरे बेटे हैं, अक्सर होता है, मतलब
सभी परंपरा में कि बाप जब दुनिया से जाने लगता है तो उससे पहले कोशिश करता है कि अपने संपत्ति को अपने तमाम बेटों में बांट दे। और चूंकि हमारा समाज पुरुषवादी रहा है इसलिए वो केवल बेटों में बांटता है, लेकिन धीरे धीरे कर करके भारतीय समाज में भी यह परंपरा समाप्त हो रही। कई हिस्सों में बेटियों को भी जमीन मिलने लगा है, और यदि आपके घर में नहीं मिल रहा है तो आप अपनी बहन को भी उतना ही जमीन दीजिए जितना आपको मिल रहा है, नहीं तो धिक्कार है वैसे भाई होने पे। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं हम लोग। 3 हिस्सों में बांटा तो ऐबक को क्या मिला? ऐबक को मिला उत्तर भारत का प्रांत, इसमें मुख्य तौर पे दिल्ली का इलाका, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा वगैरह यह इलाके इसमें आ गए। ठीक है, दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था कुवाचा, पूरा नाम नसरुद्दीन कुवाचा, लिखते चलेंगे कुवाचा। कुवाचा को बुला लिया गया सिंध। किसने किसने बुलाया? उसी ने बुलाया, गौरी ने बुलाया, यहां पे लिख लो, गौरी ने बुलाया, है ना, सिंध में बुला लिया। और तीसरे नंबर पे था यिल्दौज, पूरा नाम लिखना, ताजुद्दीन यिल्दौज। और इसको कौन सा प्रांत दिया? गेस करो, गेस करो। यिल्दौज को दिया गजनी का प्रांत, गजनी का कुछ ही हिस्सा दिया था, प्रांतपति के तौर पे इसको बनाया, है ना। और चौथा इसके पास जो था ना वह दरअसल प्रांत था गजनी का। तो देखो गजनी का एक छोटे से हिस्से को इसको दिया था, गजनी का जो मेन जो प्रांत दिया ना वो किसको दिया बताओ? अपना भतीजा को, अपना भतीजा को। इस तरीके से मोहम्मद गौरी ने अपने पूरे प्रांत को इन 4 बच्चों में, इन 4 लोगों में बांट दिया। ठीक, कौन कौन? ऐबक उत्तर भारत का प्रांत, दिल्ली, अजमेर, राजस्थान, इन तमाम सारे इलाकों को उसको मिला। और उसके अलावा उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति था नसरुद्दीन कुवाचा, उसको सिंध, और बगल में उक्ष लिख लीजिए, वहीं के आसपास का इलाका है उक्ष, और कक्ष कहाँ में है? गुजरात में। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जाए कुवाचा कहाँ का प्रांतपति था, शासक, तो सिंध और उक्ष का। यिल्दौज को गजनी का, ठीक है, यिल्दौज को गजनी वाला हिस्सा दे दिया गया। और साथ ही साथ जो व्यक्ति था कौन? भतीजा, उसको गजनी का जो थोड़े बहुत अंपायर बचे थे उसको दिया। ऐबक चूंकि इसका दामाद था इसीलिए इसको दिल्ली का बड़ा सा जो प्रदेश था उसको दे दिया। अब देखो सवाल यही है कि चूंकि कई लोगों का कहना था कि मोहम्मद गौरी के पास बेटी नहीं था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बेटी था, मतलब बेटी था नहीं, मतलब बेटी थी, कुछ भी मतलब था थी पे ध्यान देते हो, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देते हो। कुछ इतिहासकार कहते हैं ना कि गौरी की बेटी भी थी। ठीक, तो एक थी गौरी की बेटी, ठीक है। देखो गौरी भी बहुत चालाक था, थोड़ा सा इसको समझ जाओगे ना। और एक थी गौरी की बहन, और एक थी, एक क्या लिखो बोलो? 2 बेटी और 1 बहन। और अपना खुद विवाह, यानी इसकी एक पत्नी रहेगी ना। देखो मोहम्मद गौरी ने कैसे अपने गुलामों को अपने रिश्तेदार बना लिया, ठीक है, अपना रिश्तेदार बना लिया ताकि आगे चल करके ना हमारी बेटी उटी को मारे नहीं, ठीक है, ये मेरा रिश्तेदार बन जाए। देखो कितनी समझदारी, इसी को बोलते हैं डिप्लोमेसी। मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि अपनी बेटी का विवाह, चूंकि बख्तियार तो 1206 में चला गया, ऐतगिन भी चला गया, अब चूंकि बेटी बची हुई थी तो बेटी थी बहुत खूबसूरत, है ना, बहुत खूबसूरत बेटी थी। इससे पहले इसकी 2 बेटी थी, तो एक बेटी पहले दुनिया मतलब अल्लाह को प्यारा हो गई थी पहले ही, ठीक है। उसके बाद दूसरी बेटी बची हुई थी तो उसका हाथ दे दिया इसने ऐबक को, बोला मेरी बेटी से विवाह कर लो, ठीक है, तुमको
दहेज में नहीं, मतलब उत्तर भारत का हिस्सा जो मैंने जीता है ना तुमको दे देंगे, ऐसे भी एक बेटी है तुम्ही को दे रहे हैं। अब देखो भारतीय परंपरा में ना, या किसी भी परंपरा में चले जाओ, दामाद बहुत प्यारा चीज होता है ना। स्त्री धन को भी वही चूसता है। स्त्री धन क्या होता है? जब किसी भी महिला का शादी होता है तो वो अपने घर से अपने भाई भौजाई सभी के द्वारा जो दी गई चीजें होती है वो धन लेकर के जाती है, उसी को स्त्री धन कहते हैं। उन सारे धनों का मजा कौन लेता है? उसका पति। एसी चला के दिन भर छोड़ देता है, इस तरीके से, ऐसे समझो। तो देखो बेटी का शादी करवाया तो ऐबक क्या हो गया? ऐबक और गौरी के बीच में रिश्ता क्या हो गया? दामाद और ससुर का। अब देखो दामाद तो होता ही है ना प्यारा, तो दामाद को दे दिया भारत वाला इलाका कि ले जाइए दामाद जी, अब आप खूब मतलब जी भर के जिए। एक थी इसकी बहन, नाम नहीं पता चला, बहन का शादी करवा दिया कुबाचा से। अब देखो कुबाचा जो हो गया ना इसका जीजा, ठीक, और यह कौन हो गया? साला। अब तो मोहम्मद गौरी साला हो गया ना कुबाचा का। कुबाचा का तो थोड़ा सा मतलब बनेगा ना, जीजा तो जीजा ही होता है, साला पे उसका आधिपत्य होता है। साला कुछ भी हो, मतलब साला द ग्रेट क्यों ना हो, लेकिन उसके घर में यदि जीजा चला गया ना, मतलब फुस टाइप का जीजा भी ना, तब भी साला वो उसके सामने फुस होता है, जीजा का महत्व ज्यादा होता है। तो कुबाचा को बुला ले गया दरअसल, कहाँ पे? बगल में बुला लिया कि जीजा जी हैं, कभी कुछ हो जाएगा तो देख लेंगे थोड़ा बहुत। सिंध में बुला लिया, बेटी को दूर भेज दिया कि बेटी पराई संपत्ति है, दूर ही रहो, तुम भारत में ही रहो। तीसरे नंबर पे लिखो, अपना जो विवाह किया ना वह एलदौज की बेटी से कर लिया, एलदौज की बेटी से, ठीक। किसके से किया? एलदौज की बेटी से अपना विवाह कर लिया। यदि आपने यहां तक लिखा है तो सही है, ठीक है। अब देखो एलदौज की बेटी से जब अपना विवाह किया तो एलदौज गौरी का कौन हो गया? बताओ, साला ना। तो अपना साला किसको प्यारा नहीं होता है? इसको बोला कि ऐसा है कि अब तो मैं बुजुर्ग हो गया हूँ साला साहब, और आप ही एक अकेले साला हैं, और आपकी बहन तो मेरी अमानत है, वो तो मेरा देखभाल कर ही रही है। आप ऐसा करो कि आप साथ में ही शिफ्ट हो जाओ, है ना, रूम रेंट वगैरह वहाँ देना भी नहीं पड़ेगा। तो आप करो कि गजनी में ही शिफ्ट हो जाओ, और गजनी का अंपायर मैंने आपके नाम कर दिया, आप इसको चलाइए, थोड़ा बहुत पैसा वैसा आता है। तो हम लोग तो बुढ़ा ही गए हैं, अब आपकी बहन ही जवान बची है ना, तो आप जो भी राजस्व वगैरह वसूलेंगे उसको वसूल करके मुझे दीजिएगा। तो इस तरीके से इन तीनों को प्रांत बांट दिया। लेकिन दामाद के लिए प्यार देख करके आपका भी मन ललायित हो गया होगा कि मैं भी किसी का दामाद बनूं। बनिएगा एक दिन, कोई बात नहीं, अभी पढ़ तो लो। चलो, अब यहाँ पर यदि आपने बैकग्राउंड समझ लिया है तो चीज़ें आपके मन में एकदम बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि अब ऐबक का कितना महत्व बढ़ गया है। यदि आपके मन में सवाल आए कि ऐबक ही क्यों शासक बना, यह पहले आ सकता था लेकिन अब नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐबक के बारे में आपको सब कुछ पता होगा कि गौरी के साथ क्या संबंध है। इसीलिए आप अपना मुंह बंद रखिए और ऐबक लिखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब दरअसल ऐबक की शुरुआत होती है 1206 से। हमने काफ़ी समझा। यदि आपने वाकई में इतना समझा ना, तो आप किसी भी बच्चे को समझाओगे ना, क्लास 2 में भी पढ़ रहा है उसको भी हिस्ट्री समझाओगे ना, तो वही मजा लेकर के पढ़ेगा, बोले वाह ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा वाकई में हुआ था, बहुत खुश होगा, बोलेगा कि आगे बड़ा चल करके ना तो हिस्ट्री ही लेंगे, फिर बाद में पीएचडी करने आएगा ना तब पगला जाएगा, बोलेगा ये क्या दिलवा दी दीदी। कुतुबुद्दीन ऐबक लिखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा चलो बताओ, यह तो कुतुब शब्द का क्या अर्थ होता है, बताओगे कोई? पढ़ा आपने मेडिवल हिस्ट्री? नहीं पढ़ा है? क्या कर रहे थे उतना दिन से? ग्रेजुएशन कर लिए, पीजी कर लिए, मतलब कुछ भी यार पढ़ा ही नहीं आपने। 1206 से लेकर 1210 टाइम फ्रेम देखिए, ठीक है, याद रखिएगा। कुतुब जो शब्द होता है ना साथी मेरे प्यारे छात्रों, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है? चंद्रमा का देवता। जैसे पानी का देवता इंद्र होते थे, वर्षा का देवता इंद्र होते थे, अग्नि का देवता अग्नि खुद होते थे, हर एक चीजों का देवता होती थी, है ना। वैदिक काल पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है तो लेक्चर देख लेना, ठीक है। इससे सवाल यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अभी आप लोग पढ़िए, फिर हम लोग सवाल को एक आध देखेंगे लास्ट में, ठीक है।
चंद्रमा का देवता। यदि आपने लिख लिया ठीक है, टाइम फ्रेम भी लिख लिया आपने ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को 2-3 उपाधि दिया गया था, उसको वह लिखिए। पहला इसको बोला गया था कुरान खां। यदि आपसे मेंस में सवाल पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां क्यों कहते थे, या कुरान खां किसे कहा जा सकता है, क्या मुझे भी कोई कुरान खां कह सकता है? कुरान खां आप भी कहला सकते हैं, क्यों, कैसे कहलाइएगा? जो व्यक्ति कुरान अच्छे तरीके से पढ़ने वाला, अच्छे तरीके से पढ़ने वाले व्यक्ति को कुरान खां कहते थे। तो चूंकि अच्छे तरीके से पढ़ता था इसीलिए इसका नाम था कुरान खां। इसका नाम था हातिम ताई भी, सब निकनेम चल रहा है साथियों। हातिम ताई सेकंड, यह किसने नाम दिया था? मेरे ख्याल से इसामी होना चाहिए इसका नाम, सॉरी मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज लिखिए। हातिम ताई की उपाधि किसने दी थी? मिनहाज उस सिराज। देखो इसीलिए मैंने सोर्सेज पहले पढ़ाया था। अब आपके मन में भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि मिनहाज उस सिराज कौन था। यदि इस तरीके का भाव आता है तो मैं क्या करूं, आप सोर्सेज को पढ़िए ना पहले, फिर चीजें समझ में आएंगी कि कौन था ये। मिनहाज उस सिराज ने कहा था हातिम ताई। एक उपाधि इसको और था, और मेरे ख्याल से उपाधि क्या होना चाहिए? लाख वक्ष। लाख वक्ष, लाख वक्ष का मतलब क्या होता है? लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाले व्यक्ति को लाख वक्ष कहते हैं हम लोग, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि मिली थी लाख वक्ष की, क्योंकि लाखों का दान किया था इसीलिए लाख वक्ष। मन में सवाल उठ सकता है किसने दिया था? हसन निजामी ने, हसन निजामी ने। ये सब लोग इसके दरबार में रह रहे हैं, ठीक। इसके दरबार में एक व्यक्ति और रह रहा है, उस व्यक्ति का नाम लिखिए। दरबार में बात की जाए तो कौन कौन रह रहा है? एक तो मिनहाज है ही, एक तो निजामी है हसन निजामी, एक का नाम है फख्र, फख्र या फकर ए मुदब्बिर, फकर ए मुदब्बिर। तीनों व्यक्ति का नाम है ना, तीनों व्यक्ति का नाम है। आप किताब का नाम नहीं समझना, समझ गए? चलो एक सवाल और लिखना। फरिश्ता ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति असीमित दान देता था तो लोग उसे अपने समय का ऐबक कहते थे, ठीक है। जब कोई व्यक्ति असीमित अनलिमिटेड पैसा दान कर दिया, जैसे अनलिमिटेड वॉइस कॉल होता है ना जियो में, अनलिमिटेड पैसा जो दान कर देता था ना, उस व्यक्ति को बोलते थे अपने समय का ऐबक है भैया। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में आसपास में दोस्तों में बोलता है ना, तो बोलते हो ना कि ज़्यादा राजा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है, मुंह हट कर बोलते हो कि अपने तो झूठे आदमी हो, दूसरा भी सच्चा बोल रहा है तो उसको भी मतलब आप करेंगे अरे यार ज़्यादा वो बनने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से उस दौर में लोग जब दान करते थे ना बहुत पैसा, लोग उसको बोलते थे यह देखो यह इस दौर का ऐबक है, क्योंकि दान कर रहा है बहुत अनलिमिटेड। लिख लिया आप? यह 4-5 नाम था इसका उपाधि। अब बात कर लेते हैं कुछ और। मिटा रहा हूं, इसको मिटाना ही चाहिए। अब ऐबक आपने लिख रखा है ना, मैं इसको यदि मिटा दूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। 1206 के से लेकर 1210 के बीच में ही हम लोग, ठीक। आगे देखते हैं। ऐबक का कुछ कार्य लिख लीजिए। ऐबक द्वारा किया गया कार्य लिखिए। निर्माण कार्य लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। क्या क्या हो सकता है? एक तो किला ए राय पिथौरा, एक तो आप जान ही रहे हो अजमेर का क्या
2.5 दिन का झोपड़ा। तीसरा लिखो कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में क्या लिख सकते हो? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, गुरु जी थे इनके, के याद में बनवाया था। फकीर थे उस दौर का। देखो एक बात ध्यान रखना, अभी इतना लिख रहे हो ना, जब हम लोग पढ़ेंगे ना दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य कला, तो उसमें हम लोग एक एक को विस्तार में पढ़ेंगे। इसलिए आप मन में यह भाव नहीं पालना कि हम लोग केवल नाम लिख रहे हैं, नहीं। स्थापत्य कला जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको और विस्तार में पढ़ेंगे कि इसका निर्माण क्यों किया गया था, कौन कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया गया। मतलब मन में कुछ भी भाव आ रहा है ना, वो सारे काम होंगे। भाव को जिंदा रखो, लेकिन आना चाहिए भाव। बख्तियार काकी लिखे ना आपने, ठीक है। कुतुब मीनार का पहली मंजिल यह बनवाया था। कुतुब मीनार बनाने में कई लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन पहली मंजिल को देखिएगा, बहुत ही पहली मंजिल जो बहुत चौड़ी है। दिल्ली जो आए हैं वो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आपने क्या देखा? दिल्ली आइए तो जरूर जाकर कुतुब मीनार देखिए। ठीक, आगे लिखिए। एक और लिखिएगा मेरे ख्याल से, और वह मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, उसके पास बगल में एक मस्जिद है यार, हाँ नाम याद आ गया, कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। देखो कुब्बत का मतलब होता है ताकत। तुम्हारे अंदर कुब्बत है, इस्लाम की ताकत। दरअसल पहली मस्जिद का निर्माण हो रहा है ना भारत में, कुतुबुद्दीन ऐबक के थ्रू, इसलिए इसका नाम रखा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। मतलब कि दिस मॉस्क इज शोइंग द स्ट्रेंथ, द पावर ऑफ इस्लाम, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट मॉस्क एवर इन इंडियन हिस्ट्री बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए आप इसको पूरी तरीके से याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा आपने, ठीक है। आगे बात करते हैं ऐबक से रिलेटेड कुछ और फैक्ट। वो फैक्ट यह लिखना कि 25 जून 1206 को 25 जून 1206 को अनऑफिशियली कहां पे बैठा था? गद्दी पे। गद्दी पे बैठा, ठीक है, समझ गए बात। अब देखो आपके मन में एक भाव सवाल आना चाहिए कि दरअसल यदि ऑफिशियली बात की जाए तो मोहम्मद गौरी का एक भाई था जिसका नाम था गयासुद्दीन महमूद, है ना। अलाउद्दीन जहां सोज ने जब गजनी को जलाया था, है ना, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई और शासक थे तो उनको जला करके फिर बाद में लोग शासक बने थे। तो इसका एक भाई था, वह अभी जिंदा था। तो ऑफिशियली यदि बात की जाए तो कोई भी ब्लड रिलेशन में यदि व्यक्ति पहले जिंदा रहता है, पहले उसी को मतलब मान्यता दी जाती है कि शासक बन सकता है उसके मृत्यु के बाद। तो गयासुद्दीन महमूद ही डिजर्व करता था, लेकिन मोहम्मद गौरी चूंकि दामाद बन गया था, तो भाई और दामाद में से किसी एक को चुनना हो व्यक्ति को, और उम्र काफ़ी अधिक हो चुकी हो। यदि भाई की उम्र युवावस्था में है तब तो पहले भाई को चुनेगा, विवाहित नहीं है तब तो भाई को ही चुनेगा, क्योंकि उस समय प्रेम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब विवाह होता है उसके बाद फिर आपस में टकराव आना शुरू हो जाता है। तब फिर वैवाहिक जीवन के बाद एक अच्छी खासी उम्र गुजर जाने के बाद यदि किसी व्यक्ति के पास दो ऑप्शन रखा जाए कि आप अपने भाई को देंगे या फिर आप अपने दामाद को देंगे, तो तब तक दामाद ज़्यादा विश्वसनीय और ज़्यादा प्यारा हो जाता है, क्योंकि दामाद नाना बनाता है ना, नानी बनाने का ऑफर देता है, ऑफर क्या बनाता ही है, ठीक। और दामाद ऐसे भी प्यारे होते मैंने बताया। इसीलिए गयासुद्दीन महमूद को दिल्ली का प्रांत नहीं दे करके मोहम्मद गौरी अपने दामाद को प्रांत सौंपते हैं। ये आपके मन में भाव नहीं आया था ना? आना चाहिए था, ठीक। अब देखो
ऐबक जो है ना पूरे जीवन सुल्तान नहीं कहलाते हैं, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको खलीफा इजाज़त ही नहीं देता है। तो आखिर किस उपाधि से रहते थे? तो इन्होंने दो उपाधि धारण की, एक तो मलिक, आज ये मुसलमानों का अपर कास्ट है ना, और दूसरा सिपह सालार। यह दो उपाधि धारण करके वह पूरा जीवन रहे जब तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे 1206 तक वो लोग बैठे रहे। वो लोग नहीं, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक बैठे रहे। तब तक मलिक और सिपह सालार दो उपाधि आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन कौन उपाधियां कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की थी, तो आपको याद होना चाहिए कि एक था मलिक और दूसरा था सिपह सालार। कुतुबुद्दीन ऐबक की सिर्फ यही दो उपाधि थी। अब थोड़ा सा बात करते हैं आगे बढ़ करके ऐबक के बारे में, थोड़ा लड़ाई झगड़ा के बारे में बात कर लेते हैं। अभी काफ़ी बात कर ली हमने। ऐबक का जो क्रियाकलाप है साथियों, इनका जो काम है, बोला जाए उसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहले हिस्से की बात की जाए तो 1192 से लेकर 1206 का फेज, और दूसरा फेज जो रखा गया है वह 1206 से लेकर के 1208 रखा गया है, और तीसरा फेज जो रखा गया है वह 1208 से लेकर 1210। ऐबक के पीरियड को यदि आपको समझना हो तो इतना तो पता होगा कि 1206 से लेकर 1210 इनका फेज था। इसमें जो इन्होंने काम किया उसको 3 हिस्सों में, 3 भागों में, 3 पीरियड में हम लोग बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला 1192 से 1206, दूसरा 1206 से 1208, तीसरा 1208 से लेकर 1210। जब जयचंद के खिलाफ और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जब लड़ाई हुई थी, किसकी? मोहम्मद गौरी की, उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक उसके साथ लड़ने आया था भारत। तो भारत को तो देख चुका था, भारत को समझा था, थोड़ा बहुत लड़ा था ना, उस समय के सबसे बड़े राजवंश से, तो इसको चीज़ें बहुत कुछ समझ में आती थी। इसलिए 1192 से लेकर 1206 का जो फेज है वह दरअसल नॉर्दर्न इंडिया का ही यह शासक रहता है, लेकिन गौरी का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। जैसे आज भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर की बात की जाए पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, तब आपको पता हो जाएगा कि गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर इज द रियल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर आप कह सकते हो गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किसका? प्रेसिडेंट का। उसी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के प्रतिनिधि के तौर पे नॉर्दर्न इंडिया एवं दिल्ली के हिस्से में 1192 से लेकर 1206 तक शासन करते रहे। ठीक, 1206 से 1208 लिखिए। यह जो फेज है, इस समय ऐबक ने दो उपाधि धारण की है, मलिक और सिपह सालार। मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण करके इन 2 साल शासन किया। लिखते चलना। तीसरे नंबर पे बात की जाए 1208 से लेकर 1210 के फेज की बात की जाए तो यह फेज दरअसल स्वतंत्र शासक के तौर पे काम किया। ठीक है, शासक के तौर पे शासन किया। ठीक, चलो, यह 3 चीज समझ में आई। बात आना चाहिए आपको, नहीं आया तो फिर बहुत दिक्कत है ना। प्रांत की यदि बात की जाए तो कौन कौन सा प्रांत हो सकता है इसके रेन में, या इसके टेनर में, या फिर इसके रीजन में कौन कौन सा प्रांत हो सकता है? एक बार लिखना, प्रांत का नाम लिखना, प्रोविंसेस जहां जहां शासन कर रहा था। एक तो भाई आप लोग दिल्ली जान ही रहे हैं, दूसरा अजमेर लिख लीजिए, घूमने गया था ना 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर लिखिए। हरियाणा भी लिख सकते हैं आप,
और क्या लिख सकते हैं, उक्ष लिखिए, लाहौर अजमेर, उक्ष लाहौर अजमेर मैंने लिखा है ना, फिर आपने क्यों लिखा, कोल लिखिए, कोल बदायूं मेरठ, कोल पता है, एक सवाल पूछा गया कि कोल किसका प्राचीन नाम है, देखो यहीं से सवाल उठता है ना, कोल किसका प्राचीन नाम है, अलीगढ़ का ही पुराना नाम है कोल, मेरठ, बदायूं। अच्छा यह बताओ, यह जो बदायूं प्रांत है, बताओ इस बदायूं कहाँ में है, एक तो पहले बात कि आप जान रहे हो कि उत्तर प्रदेश में, इस समय यहीं पे एक फैक्ट लिखो, बदायूं में इस समय जानते हो कौन है प्रांतपति, उसका नाम है इल्तुतमिश, लिख लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इल्तुतमिश बदायूं का प्रांतपति था, ठीक है, और यही दरअसल आगे चल करके दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बनेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर देता है, ठीक है, यह भी मजबूत प्रांतपति है, जैसे ऐबक खुद मजबूत था तो गौरी ने अपनी बेटी का हाथ दिया, तो अब कौन, अब ऐबक अपनी बेटी का हाथ इल्तुतमिश को देगा, और इसका बेटा जो रहता है ना वो थोड़ा सा नालायक प्रवृत्ति का रहता है, ठीक है, इसीलिए अपने दामाद पे ज्यादा भरोसा करता है कि चलो ठीक है तुम रहना। हाँ समझ में आई बात, हाँ आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इल्तुतमिश आपने लिख लिया, बदायूं लिख लिया, कन्नौज लिखो और कालिंजर। मन से एकदम पढ़ोगे ना, कोई भी चीज़ें आपके मेरा ख्याल है कि बाहर नहीं जाएंगे, है ना, आप मन से मतलब दिल और दिमाग को बैलेंस करके पढ़ते हैं तो बाहर नहीं जानी चाहिए। आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप देखिए आपका पत्ता कटेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूँगा, मैं तो सिर्फ पढ़ा ही सकता हूँ ना, कुछ और फैक्ट वगैरह देख लूँ ताकि आपको बताया जा सके। यहाँ तक आपने लिख लिया ना, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऐबक के समय में कुछ विद्रोह वगैरह हुआ था, उसको लिख लीजिए। विद्रोह क्या लिखा है आप, उस समय दरअसल जो था ना यह शासक था नहीं, यह प्रांतपति के तौर पे कार्य कर रहा था, प्रतिनिधि के तौर पे। तो 1100 यहाँ पर 95 में अजमेर पे, 1197 में इसने गुजरात को जीता था, ठीक है, और 1196 में ग्वालियर को, इन तीनों को जीता था। प्रतिनिधि के तौर पे ही था ना, मैंने बताया ना 1192 से लेकर 1206 तक, ठीक। अब देखो ऐबक अपने समय में इंद्रप्रस्थ, आज इंद्रप्रस्थ एक विश्वविद्यालय अपने आप में, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ऐसा करके एक विश्वविद्यालय है, और इंद्रप्रस्थ एक कॉलेज भी है, डीयू के अंतर्गत आता है। तो वह दरअसल इंद्रप्रस्थ को अपना सैनिक मुख्यालय बनाया था। कहाँ लिखिएगा, एक फैक्ट है, इंद्रप्रस्थ को सैनिक मुख्यालय बनाया था, सैन्य मुख्यालय भी कह सकते हैं आप, और लाहौर को भी राजधानी बनाया था अपना। आगे यल्दौज थोड़ा सा इसके साथ लड़ाई करता है ना, विरोध करता है, तो इसके साथ उसको हराता है, और उसके बाद वहाँ पर अपना क्या करता है, राजधानी परिवर्तन करता है, राजधानी को दिल्ली से लाहौर लेकर के जाता है। इस तरीके से ऐबक की चीज़ें थी, और ऐबक में जो कुछ भी था चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर है। एक पॉइंट लिखिएगा, मिनहाज उस सिराज का स्टेटमेंट लिखिए, मध्यकालीन भारत से स्टेटमेंट पे सवाल आते हैं, लिखिएगा किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, उसके समान दयालु परोपकारी, उसके समान दयालु
कौमा परोपकारी और विद्वानों एवं बुजुर्गों का आदर करने वाला शासक नहीं हुआ। किसने कहा? मिन्हाज उस सिराज। आपको नहीं लग रहा है एकदम चापलूस टाइप का स्टेटमेंट है? क्योंकि मिन्हाज उस सिराज उसके दरबार में रह रहे हैं तो क्या कर सकते थे, चापलूसी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने किया था। तो स्टेटमेंट को आपको कैसे पकड़ना है, इन सारी चीज़ों को अभी से धीरे धीरे कर करके सीखना शुरू कीजिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताएंगे आप, फिर कहीं नहीं सीख पाएंगे। इस बात को समझिए आप, रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब देखो ऐबक के बारे में जो भी चीज़ें थी लगभग ठीक ठाक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है और मेरे ख्याल से इसको यहीं पे रोकना चाहिए। ऐबक खत्म होता है, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। ऐबक में यदि और कुछ रहा हो तो नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखते हैं आगे हम लोग। ऐबक दुनिया से जाने से पहले अपनी बेटी का विवाह किससे करवाते हैं? इल्तुतमिश से। किससे? बोलो। इल्तुतमिश से। अब देखो लेकिन इल्तुतमिश के आने से पहले इनका बेटा होता है, उसका नाम है आराम शाह। आराम शाह के बारे में कई लोग 1211 बोलते हैं, कई लोग 1210 बोलते हैं। जैसे डैडी मरे तो डैडी मरे तो आराम शाह गद्दी पर बैठ गए, लेकिन ये थे थोड़ा सा अय्यास टाइप का, विजय माल्या टाइप से। लेकिन विजय माल्या तो मेहनती नाम नहीं लेना चाहिए था, मतलब ठीक है चलो चलेगा। आराम शाह दरअसल अय्यासी प्रवृत्ति के आदमी थे, ठीक है, तो इनसे तो शासन संभलता नहीं। तो लेकिन फिर भी चूंकि बेटे थे ऐबक के, तो मतलब यदि ट्रेडिशनली लॉ के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो यही डिजर्व करते थे पोस्ट को, तो इन्होंने गद्दी पर सिंहासन पे अपना आधिपत्य जमाया, ठीक। लेकिन जुवैनी नाम का एक व्यक्ति था जो इल्तुतमिश के समर्थन में था, उसने स्टेटमेंट यह दे दिया, जुवैनी लिखे, जुवैनी ने कहा कि ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। जुवैनी ने कहा कि ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। जुवैनी ने कहा ऐबक का कोई पुत्र नहीं था, ठीक। और मिन्हाज उद्दीन सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 बेटियों का उल्लेख किया है। कितनी बेटियों का? 3 बेटियों का उल्लेख किया है, ठीक है। चलो देखो कहानी कैसे टर्न करती है। सिराज ने कहा कि ऐबक साहब के पास 3 बेटी थी। 3 बेटी में कहा कि एक बेटी मर चुकी थी, तो दूसरी बेटी का विवाह करवाया किससे? इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश कौन है इस समय? बदायूं का प्रांतपति हैं, ठीक। और अपनी एक बेटी का विवाह किससे करवाया? कुवाचा से। वही कुवाचा, नसरुद्दीन कुवाचा से करवाया, ठीक। तो तीनों बेटी खत्म, एक तो पहले ही मर चुकी थी, 2 का विवाह हो गया। इल्तुतमिश बदायूं का प्रांतपति है और बेटा दरअसल कौन है? आराम शाह गद्दी पे बैठ गया। आराम शाह के बारे में बोला था एक अकुशल शासक था और गद्दी पे जैसे ही बैठा तो चूंकि शासन प्रशासन को संभालने के लिए तुर्क अमीर हुआ करते थे, तो उन अमीरों के बीच में, अमीर का क्या मतलब? नोबल क्लास, रिच वाला नहीं, नोबल क्लास जो अमीर होते थे वही दरअसल प्रशासनिक व्यवस्था को, ऐसे समझो जैसे आज का ब्यूरोक्रेसी IAS IPS, उस दौर का अमीर वगैरह जो कि प्रशासन को संभालते थे। तो उन लोगों में आपस में फूट पड़ गई। उनको लगा कि ये कैसा यार उठ करके चला आया कहीं से भी, ये दिन रात अय्यासी करते रहता है, इसके अंदर काम करेंगे। तो उन्होंने अपनी घोषणा कर दी, ठीक। अब देखो राजा के खिलाफ में चूंकि ये चीजें चली गई तो होगा क्या? राज्य में पूरी तरीके से एनार्किज्म हावी हो गया, अराजकता फैल गया, राजनीतिक अव्यवस्था कायम हो गई, पूरा मार पीट होने लगा, इधर से उधर लोग दौड़ रहे हैं, अब क्या करें अब क्या करें। राजा के बीच में मतलब यहाँ क्या है, रूल क्या है, यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, ब्यूरोक्रेसी अंडर डेमोक्रेसी। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो डेमोक्रेट्स के अंतर्गत काम करेंगे, अंदर में रहेंगे, उनके ऊपर नहीं। इसी टाइप का नियम कानून था कि अमीर वगैरह जो उस समय रहेंगे वो सुल्तान के अधीन रहेंगे। लेकिन चूंकि सुल्तान खुद अय्याश निकल गया,
अब मान लो कि वो जो अमीर था, जो आईएएस था, वो उसके डैडी के अंतर्गत काम करता था, डैडी उसके चले गए। अब कम उम्र का बच्चा उसके दौर में शासन में बैठ गया, शासक के गद्दी पे, तो उसको कैसे पचेगा। जैसे बिहार में आरजेडी के कई ऐसे नेता हैं जो लालू यादव के शासनकाल में उनके साथ काम किए, उनके कॉन्टेम्प्रेरी दोस्त वगैरह हैं, तो वह तो चले गए, लालू यादव अभी जेल में बंद हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि उनके बेटे उन सारी चीज़ों को संभाल रहे हैं। उनके बेटे की जो उम्र है वह लालू यादव के कॉन्टेम्प्रेरी जो दोस्त हैं उनके लिए तो बहुत कम है, उनके लिए बेटे के समान है, तो कैसे मतलब पचेगा कि उनके अंदर काम करें। ऐसा मैं उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। सेम कंडीशन उस समय वही हुआ, आराम शाह गद्दी पे बैठा तो बाकी अमीरों की चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हुई, तो उसने कहा मुझे कोई ऐसा ढंग का बंदा चाहिए जो इस गद्दी पे बैठे, उसके अंदर हम लोग काम करेंगे। अमीर लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, राज्य में अव्यवस्था कायम हो गया, राजनीतिक अव्यवस्था का दौर शुरू हुआ। तभी यह खबर पहुंचा बदायूं इल्तुतमिश के पास। फिर उस समय अमीरों ने बोला कि बताओ कौन कौन प्रांतपति है, चूँकि अमीरों के पास लिस्ट हुआ करता था कहाँ पर कौन शासन कर रहा है, किसने कितने रिवोल्ट को दबाया, तो उसमें से लिस्ट निकाला गया, तो पता चला इल्तुतमिश का रिकॉर्ड जो है बहुत बेहतरीन है। और दूसरी बात, इल्तुतमिश के साथ हमारे मालिक, अमीर कह रहे हैं कि हमारे जो मालिक रहे हैं ऐबक साहब, उन लोगों ने, मालिक नहीं बोल करके बोले कि जिस सुल्तान के अंदर हमने काम किया था, जिस व्यक्ति के अंदर, उसका दामाद भी है। ठीक, तो एक तो ब्लड रिलेशन भी है, चलो दामाद भी है, और दूसरी बात अच्छा काम भी कर रहा है, तो उसको इनवाइट किया जाए। तो बदायूं किया गया फ़ोन। कौन वाला फ़ोन? घोड़ा फ़ोन। ठीक है, टक 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 घोड़ा गया वहाँ। अब वहाँ पे सूचना पहुँचा इल्तुतमिश के पास कि आपको बनना है राजा। अब सोचो प्रांतपति कितना खुश होगा कि अरे वाह, अमीर लोग खुद बुला रहे हैं मुझे राजा बनने के लिए। इल्तुतमिश वहाँ से निकल दिया। यह बात तो आराम शाह को किसी तरीके से सूचना लग गई, क्योंकि एक आध दो तो होगा ना बकलोल जो सूचना दे गए आराम शाह को। आराम शाह को उसने सूचना दे दी, उसके चेले चपाटियों ने। अब आराम शाह जो है गुस्सा हो गया, बोला अच्छा मतलब मेरे रहते जीजा जी बनेंगे शासक, ये कैसे हो सकता है? अरे साला, जब तक मैं हूँ, बेटा हूँ ना ऐबक साहब का, मैं उत्तराधिकारी हूँ। यह बात पचा ही नहीं उसको। किसको? आराम शाह को। तो बोला कि हम तो लड़ेंगे भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक जीजाजी नहीं बन सकते हैं। पर जीजाजी तो जीजाजी होते हैं। जीजाजी बोले कि लड़ेंगे। जीजाजी और साले जी में लड़ाई हुआ। अब बताओ लड़ाई कहाँ हुआ? प्लेस बहुत फेमस है, वहाँ से सवाल पूछा जाता है। इधर दिल्ली है, लगता है माँ का ख़त्म हो गया तो लेक्चर रोक देंगे यहीं पे, लेकिन इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे करेंगे। इसको समझ लेते हैं। दिल्ली में है आराम शाह, ये है साला किसके? इल्तुतमिश के। यहाँ से निकल रहे हैं रास्ते में टक 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 टक, और यह दरअसल है बदायूं। बदायूं में कौन है? इल्तुतमिश। इनको पहुंचा सूचना, ये बोले कि अरे भाई ये तो मतलब मज़ेदार सूचना है। ठीक है, साला कोई कूटना है ना, ये तो कितना आराम है साला को कूटना। तो चलो, अब हुआ क्या कि इधर से निकला था आराम शाह, आराम फरमाते हुए, इसका नाम ही देख नहीं रहे हो, आराम शाह, आराम करने वाला राजा। ये दोनों इधर से निकले, अब बीच में एक प्लेस पर आ, वहां पे इन दोनों की मुलाकात हो गई। उस प्लेस का नाम है जुद, जुद लिखिएगा। और यहीं पे लड़ाई हुई, और इसी लड़ाई ने तय कर दिया कि जीजा जी बैठेंगे गद्दी पे कि साला जी। तो कौन बैठे गद्दी पे बताओ? ऑब्वियसली जीजा जी बैठेंगे। तो यहाँ पे जीजा जी गए जीत, इल्तुतमिश गए जीत, और यहीं पे तय हो गया कि इल्तुतमिश अब अगला शासक बनेगा दिल्ली सल्तनत का। ठीक, अब जो है ऐबक तो चले गए। इल्तुतमिश दरअसल क्या किया कि अब चूंकि इसको खतरा बढ़ रहा था, तो यहाँ पे इल्तुतमिश गद्दी पे बैठेगा और इल्तुतमिश दिल्ली को अपना राजधानी बना लेगा। ठीक, दिल्ली को अपना कैपिटल बना लेगा, और उसके बाद इल्तुतमिश का शासनकाल शुरू होगा। हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर रुकते हैं, इल्तुतमिश तक। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे इल्तुतमिश का जो इलवरी वंश है। ठीक, शमसी वंश, इलवरी या शमसी वंश दोनों कहते हैं। तो इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, उनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद
अगले क्लास में हम लोग बलबन को भी और कैकुबाद और क्यूमश कोशिश करेंगे कि गुलाम वंश को 2 लेक्चर में ही समाप्त किया जाए। ऐसे तो कोशिश ये थी कि एक ही लेक्चर में हम लोग कवर करें, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है और अपलोड करने में भी समस्याएं आती है, इसीलिए हम लोग इसको छोटे छोटे हिस्से में बांट कर पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और मुझे यह भी विश्वास है कि आपको फ़ायदा भी हुआ होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए लोगों को कनेक्ट करने में हमारी मदद कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो यह मदद कीजिए, नए लोगों को चैनल पे जोड़िए और उन्हें भी पढ़ने का मौका दीजिए, स्पेशली उन बच्चों को जो गांव वगैरह से जो पैसे अफोर्ड नहीं करते हैं, जो किसी तरीके से बड़े संस्थान में नहीं पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ने के लिए हमारे साथ कनेक्ट कीजिए। मैं उनकी भी मदद करना चाहता हूं। सो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहते। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।